नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संविधान के बारे में। तो संविधान के से शुरू करेंगे आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना से, और जानेंगे प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना से रिलेटेड उन क्या क्या तथ्य हैं और क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्रस्तावना से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। तो शुरू करते हैं, प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना क्या होता है? संविधान की भूमिका या आमुख की भांति होती है, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है, सत्ता का स्वरूप क्या होगा, सत्ता का उद्देश्य क्या है, शासन चलाने की प्रकृति क्या होगी, और जो है इसकी जो है कब इसको लागू किया, उसकी तिथि का वर्णन किसमें किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है। यानी कि प्रस्तावना के उद्देश्य, आदर्श और भूमिका, इन सभी चीजों का वर्णन जो है, जो संविधान की होती है उसका वर्णन जो है प्रस्तावना में किया गया है। तो प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं कि प्रस्तावना को अन्य किन किन नामों से जानते हैं। हम लोग प्रस्तावना को आत्मा, कुंजी, सार, दर्शन, उद्देशिका, भूमिका, दर्पण, मुखौटा, आमुख, परिचय पत्र, कुंडली, नींव और भवन के नाम से जानते हैं। तो अगर बात की जाए तो संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुर भार्गव दास ने जो है, ठाकुर दास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संविधान की कुंजी किसे बोला गया? इसको बारकर ने कहा था। उसके अलावा देखा जाए कुंडली किसने कहा? कुंडली के एम मुंशी ने कहा। और भविष्य का स्वप्न किसने कहा? वो भी जो है के एम मुंशी ने कहा था। और जो है सुभाष कश्यप जी ने इसके क्या कहा था? संविधान की नींव कहा था। तो अब बात करते हैं संविधान आया कब से। तो 13 दिसंबर 1946 को आप जानते हैं। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का गठन होता है। और 13 दिसंबर को क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया जाता है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है जब हमारा संविधान लागू होता है तो इसे प्रस्तावना के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें ये देखते हैं सबसे पहले कि प्रस्तावना के कौन कौन से तत्व हैं। तो प्रस्तावना में ये चीज बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले एक दो डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में सभी जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनको हम लोग विषयवार हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया था IAS प्री 1997 में। इसमें पूरी प्रस्तावना ही पूछ लिया गया। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म उपासना, ये सारी चीजें पूछ ली गई। अंत में लिखा हुआ है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित करते हैं। तो इसका आंसर है कब? 26 नवंबर 1949 को। इसी तरह क्वेश्चन BPSC प्री 2016 में पूछा गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? हम लोग देखेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सत्ता का स्रोत क्या है। सत्ता का स्रोत क्या है? जनता है। तो यानी इसकी बात, संविधान की स्रोत क्या है? वो जनता है। यानी कि संविधान हमारा किससे संबंधित है? लोक प्रभुता से संबंधित है। तो लोक प्रभुता मतलब क्या है? संविधान का जो अंतिम स्रोत है वो जनता है। और जो है इसको किसने दिया था? इस सिद्धांत को रूसो ने दिया था। अब बात करते हैं सत्ता के स्वरूप या प्रकृति की। तो हमारी सत्ता का स्वरूप कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो हम ये देखते हैं जो समाजवादी शब्द और जो है ये पंथ निरपेक्ष शब्द हैं, ये जो है 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो है संविधान में जोड़े जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये है कि जो भारत अपने जो है आंतरिक और जो है बाह्य निर्णय होंगे उसको लेने के लिए स्वतंत्र होगा। यानी बिना किसी बाह्य शक्ति के दबाव में भारत अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है। इसी का अर्थ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। लेकिन आज एक प्रश्न उठ के ये आता है कि वर्तमान में देखते हैं कि जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया या भारत के द्वारा कॉमनवेल्थ की सदस्यता लिए जाना,
IMF हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, इसके कारण क्या होता है, क्या भारत की संप्रभुता प्रभावित होती है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो है भारत ने स्वयं इसका सदस्यता ली है और जब चाहे इस सदस्यता को त्याग कर सकता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि UN हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया या कोई अन्य संगठन हो गया, क्या इससे भारत की ये संप्रभुता या संपूर्ण प्रभु संपन्न जो है, क्या भारत की संप्रभुता प्रभावित होती है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि भारत ने स्वयं से इसको जो है ज्वाइन किया है और कभी भी जब चाहे इससे हट सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें दिया गया समाजवादी। तो समाजवादी शब्द का अर्थ ये होता है, समाजवाद क्या होता है? समाजवाद एक विचारधारा है। समाजवाद मतलब क्या कहता है कि जो गरीब पिछड़े वर्गों के कल्याण की बात करता है, इसमें समानता की बात करी जाती है, शोषण को कमी यानी कि क्या बोला जाता है, संपत्ति के समाजीकरण की बात करी जाती है, साथ साथ जो है शोषण विहीनता की बात करी जाती है। तो भारत में किस प्रकार का समाजवाद है? तो भारत के हम लोग समाजवाद को देख लेते हैं। समाजवाद दो प्रकार का होता है। समाजवाद एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद और दूसरा होता है मार्क्सवादी। तो मार्क्सवादी जो समाजवाद होता है वो वर्ग संघर्ष की बात करेगा, क्रांति की बात करेगा। तो क्या किसकी बात करता है? वर्ग संघर्ष की बात करेगा, क्रांति की और हिंसा की। तो वर्ग संघर्ष किसके बीच में होगा? एक होगा बुर्जुआ वर्ग, दूसरा सर्वहारा के साथ संघर्ष होगा, यानी कि कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी और सर्वहारा जो गरीब और पिछड़े मजदूर वर्ग है उनके बीच संघर्ष होगा और उससे क्रांति होगी, क्रांति से हिंसा होगी और अंततः क्या होगा, एक समता मूलक समाज या समाजवादी या साम्यवादी जो है राज्य का उदय हो जाएगा, जिसमें कोई पूंजीपति नहीं होगा, सब कुछ राज्य के स्वामित्व में होगा। वही देखा जाए लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करें, भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद की को अपनाया है, जिसमें प्राइवेट के साथ साथ जो है सरकार के साथ जो है प्राइवेट सेक्टर भी भूमिका रखता है। आप इसका उदाहरण PPP मॉडल पे देख सकते हैं, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लोकतांत्रिक समाजवाद का बेहतर उदाहरण है। तो भारत ने किसको लिया है? लोकतांत्रिक समाजवाद को ग्रहण किया हुआ है। अगला देखते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, जैसे आप जानते हैं पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ? अगर भारतीय दृष्टि से हम लोग देखें तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये अर्थ हो जाता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी जो राज्य होगा वो धार्मिक मामलों से निरपेक्ष होगा। ठीक है, राज्य अपने नागरिकों के बीच जो है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य अपने नागरिकों के बीच धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए अलग चीज करी जा रही, मुस्लिम के लिए अलग की जा रही है। जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी सरकार के द्वारा वो सभी धर्मों के ऊपर समान रूप से लागू होंगी और सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से जो है क्या होगा, स्वतंत्रता दी जाएगी। जैसे आर्टिकल 25 आप देखते हैं, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में क्या होता है, धर्म की स्वतंत्रता की बात करी जाती है। आर्टिकल 15 में भी ये बोला जाता है कि किसी को भी धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार आर्टिकल 16 में देखते हैं धर्म, जाति, लिंग, उद्भव और जो है जन्म स्थान और निवास के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसी बात करी गई। आर्टिकल 325 में ये बोला जाता है कि धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर किसी को जो है वोट देने से नहीं रोका जाएगा, यानी कि जो भी अधिकार दिए जाएंगे वो उसमें जो है धर्म निरपेक्षता राज्य की प्रकृति रहेगी। तो बात आएगी कि संविधान में हमने पंथ निरपेक्ष वर्ड क्यों यूज किया, धर्म निरपेक्ष क्यों नहीं यूज किया? तो हमारे देश में क्या होता है, धर्म को कर्तव्य से जोड़ा जाता है। धर्म किससे जुड़ा होता है? कर्तव्य से जुड़ा होता है। इसलिए हमने क्या किया, धर्म की जगह पे पंथ शब्द यूज किया। जैसे जानते हैं कि चाहे हिंदू समाज हो चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें कई सारे पंथ भी आप देखते हैं। जैसे हिंदू में देख लीजिए वैष्णव पंथ हो गया, शैव पंथ हो गया, और ऐसे देखिए उसमें आप जाते हैं मुस्लिम में शिया और सुन्नी दो रूपों में बटे हुए हैं। तो इस हिसाब से भी पंथ निरपेक्षता का तर्क जो है यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे लोकतंत्र की बात करी जाए, यानी हमारे भारत का जो सत्ता का स्वरूप या प्रकृति कैसी होगी, लोकतांत्रिक होगी। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र मतलब जनता जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। ठीक है,
तो लोकतंत्र क्या है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। यानी कि जो है जो मतलब जो जनता यहाँ पर क्या होगी, सर्वोच्च होगी। जनता के लिए जो शासन करेगा वो जनता के लिए किया जाएगा। मतलब कि जो है क्या कह सकते हो, यहाँ पर जनता का प्रतिनिधि होंगे वही शासन करेंगे, और जनता के द्वारा मतलब क्या है, सॉरी, जनता के लिए यहाँ पर जो है जनता के हित में शासन किया जाएगा, और जनता के द्वारा मतलब जनता के जो प्रतिनिधि होंगे वो शासन करेंगे। तो इस दृष्टि से देखा जाए, देखिए लोकतंत्र की और भी चीज हम लोग देख सकते हैं। लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता स्वयं सीधे निर्णय लेती है। जैसे भारत में देखते हैं, जब से 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया, तो जो ग्राम सभा है वो क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। स्विट्जरलैंड जैसे देशों में क्या देखते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाता है। भारत में क्या देखा जाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा शासन चलाया जाता है। हम प्रतिनिधियों को क्या कहते हैं, वयस्क मताधिकार। यानी अनुच्छेद 226 के अनुसार हम लोग जो वयस्क मताधिकार हैं उसके आधार पे हम लोग जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और प्रतिनिधि क्या होते हैं, हमारे लिए शासन करते हैं, जनता के लिए शासन करते हैं और हमारे लिए नीतियां बनाते हैं। तो ये हो गया लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में दो प्रकार की प्रणालियां पाई जाती हैं, एक संसदीय प्रणाली होती है, एक अध्यक्षीय प्रणाली होती है। संसदीय प्रणाली जैसे भारत और ब्रिटेन को देख सकते हैं, अध्यक्षीय प्रणाली में आप देख सकते हैं अमेरिका को। तो आगे हम लोग देखते हैं गणराज्य। गणराज्य का तात्पर्य होता है कि जो भारत की सर्वोच्च शक्ति होगी ना, वो निर्वाचित होगी। निर्वाचित चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। यानी क्या कह सकते हैं, वंशानुगत नहीं होगा। यहां पर निर्वाचित होने से तात्पर्य यह है कि जो हमारा राष्ट्रपति है ना, उसको हम लोग जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ना कि वंशानुगत होता है। वंशानुगत कहाँ होंगे, जैसे आप ब्रिटेन में देखते हैं। ब्रिटेन में क्या होता है, जैसे अभी महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई, तो वो क्या थी, वंशानुगत थी। यानी ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र है। जबकि भारत में क्या है, राष्ट्रपति चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं, या प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो क्या होता है, तो गणराज्य कहां पर किसको कहते हैं, जिसका जो है राष्ट्र प्रमुख क्या होगा, वो निर्वाचित होता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये था, हमने देखा सत्ता का स्वरूप कैसा होगा। अगला हम लोग देखते हैं संविधान के उद्देश्य। तो उद्देश्य में हम लोग देखते हैं, उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात करी गई। न्याय कैसा होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा। स्वतंत्रता कैसी होगी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की। समानता कैसी होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की। बंधुता कैसी होगी, व्यक्ति की गरिमा और एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली जो गरिमा होगी उसकी बात करी गई है। तो जो न्याय का कॉन्सेप्ट जो हमारे संविधान में लिया गया है, वो कहां से लिया गया है, जो न्याय का कॉन्सेप्ट लिया गया है वो 1917 की जो रूसी क्रांति थी उससे लिया गया था। 1917 की जो रूसी क्रांति है उससे जो हमने जो न्याय का कॉन्सेप्ट लिया, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करी जाती है। तो यहाँ पर आती है सामाजिक न्याय, मतलब क्या है, बिना भेदभाव के साथ, कि बिना किसी भेदभाव के जो है समाज में समान रूप से सबको अधिकार देना क्या होगा, वो सामाजिक न्याय होगा। बात करी जाएगी आर्थिक न्याय की। आर्थिक न्याय से मतलब है जो कि देश की संपत्ति है, संपदा है, जो भी हमारे पास जो है उपलब्ध है, देश के संसाधन है, उसको समान रूप से जो है उसका वितरण किया जाएगा। ऐसा नहीं किसी के पास ज्यादा हो, किसी के पास कम हो। राजनीतिक अधिकार क्या होंगे, राजनीतिक न्याय क्या होगा, सभी को समान रूप से, मतलब मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता दी गई है। सभी को विचार, अभिव्यक्ति जो होते हैं उसकी स्वतंत्रता की बात करी जाएगी। कोई भी भारत में राजनीतिक पार्टी का गठन कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, संगठन बना सकता है। तो ये सारी चीजें होंगे वो सामाजिक न्याय को दिखाती है, राजनीतिक न्याय को। सामाजिक आर्थिक न्याय को हम जो है जो नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत प्राप्त करते हैं,
और राजनीतिक न्याय क्या है, वो हम लोग फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत देखते हैं। बात करते हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात जो है हमारी प्रस्तावना में की गई है। तो देखिए आप सीधी सीधी आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल इंटरलिंक है एक दूसरे से। अगर आपके पास कोई विचार होगा, अगर आपके पास विचार होगा तभी आप उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, और अभिव्यक्त करेंगे तो क्या होगा, वो उस विचार की विचारधारा होगी। जो आप अभिव्यक्त करेंगे वो विचारधारा होगी, और आप किसी न किसी विचारधारा पे क्या होता है, विश्वास करते हैं। तो विचार कहाँ से आएगा, तो आप बोलेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन से आएगा, आरटीआई से। आरटीआई एक्ट हमारे यहाँ 2005 में पारित किया गया था। तो उसी आरटीआई एक्ट से क्या होगा, जैसे हम लोग आरटीआई मंगाते हैं, किस लिए मंगाते हैं, कि ताकि हमें ये पता चल जाए कि भाई जो राज्य है या संसद या राज्य विधान, जो राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल हैं, यानी सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएंगी, यानी हम क्या करते हैं, उससे हम जो है सूचना मंगाते हैं, और सूचना से हमारा विचार जनरेट होता है, और उसी विचार को हम लोग अभिव्यक्त करते हैं मौखिक रूप से, हाव भाव से, या लिखित रूप से। आप देखते हैं कभी कभी कार्टून के रूप में राज्य की जो नीतियां होती है उसको दर्शाया जाता है, कभी लोग प्रत्यक्ष रूप से बताते हैं, कभी लोग अपने एक्सप्रेशन से इसको अभिव्यक्त करते हैं। तो फिर उसी जो विचारधारा पे हम लोग विश्वास करते हैं। और आप जानते हैं धर्म, धर्म मतलब आप कोई भी व्यक्ति है वो उसके साथ बिना भेदभाव के अपनी धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो अपनी प्राप्त करता है, जिसमें आर्टिकल जो है 25 में 25 से 28 तक बताया गया, यानी अपने धर्म को अबाध रूप से मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता किससे है, वो जो है आर्टिकल 25 में बताई गई है। रिलीजन के अनुसार अपने आचरण की जो स्वतंत्रता होती है वही उपासना कही जाती है। बात करी जाती है समानता की, तो समानता कैसी होनी चाहिए, जिसमें प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता हो। यहाँ पे प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ होता है समाज में जो सभी व्यक्ति हैं उनकी हैसियत जो होगी समान होगी। यहाँ प्रतिष्ठा की समानता की बात करी जाती है, जो समाज में विभिन्न व्यक्ति होते हैं उनके जो स्टेटस होगा यानी प्रतिष्ठा होगी वो समान होगी, किसी को विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे। अगली बात होती है अवसर की समानता, यानी कि व्यक्ति के विकास के लिए जो है सभी को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को अधिक अवसर दिए जाए, किसी को कम अवसर दिए जाए। अब यहाँ पर बात आ जाएगी रिजर्वेशन की, तो इसकी बात हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। आगे देखते हैं बंधुता की बात करते हैं। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति गरिमा से तात्पर्य यह है कि जो है व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के अवसर मिलने चाहिए। आगे देखते हैं एकता और अखंडता। एकता क्या है, ये मनोवैज्ञानिक संकल्पना है जो कि लोगों को एकजुट होने की भावना प्रकट करती है कि हम सभी एक हैं। ये मतलब जो है आप समझ सकते हैं, मेंटली इस चीज को समझने की बात है, मतलब मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। अखंडता मतलब कि जो देश है उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, मतलब जो हमारा देश है वो एक होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का विभाजन या टुकड़े ना हो, यही अखंडता की बात कहता है। यानी एक भौगोलिक संकल्पना, यानी कोई क्षेत्र विशेष जो है भारत से अलग नहीं हो सकता है। तो अगली बात आती है स्वीकार करने की बात, यानी जो संविधान में अंतिम रूप से कहा गया था कि जो भारत के संविधान में एक बात ये कही गई थी कि जो है संविधान अधिनियमित, पार्वित और अंगीकृत करता है। यानी कि जो अंगीकृत कब किया गया हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकार किया जाता है, और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारी जो संविधान होता है वो पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। तो ये थे प्रस्तावना के तत्व। तो हमने सत्ता का स्रोत जनता को देखा, उसमें लोक प्रभुता देखी, सत्ता का स्वरूप हमने संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी लोक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य देखा। उसके अलावा हमने उद्देश्य देखा जिसमें 3 न्याय देखे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता देखी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। अगली देखी प्रतिष्ठा, अवसर की प्रतिष्ठा, समानता में हमने देखी प्रतिष्ठा देखी और अवसर की वो देखा। और बंधुता में हम लोग देखा व्यक्ति की गरिमा और एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली गरिमा के बारे में, बंधुता के बारे में हमने देखा। और संविधान को अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949 है, और जो है संविधान कब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो हमारा संविधान है, मतलब जो हमारी प्रस्तावना है, इसके बारे में अन्य व्यक्तियों ने क्या क्या कहा। तो हम ये देख चुके हैं
ठाकुरदार भागवत ने इसे आत्मा कहा, बारकर ने इसे कुंजी कहा, और जो इसके अलावा न्यू इसको कहा है, न्यू कहा है सुभाष कश्यप ने, के एम मुंशी ने इसे कुंडली कहा। एक चीज अन्य बात आती है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो इस पर जो है कई बार जो है मतलब विवाद हुआ। तो इसके लिए जो सबसे पहला मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गया वो था बेरूबाड़ीवाद मामला 1960 में। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। आगे आते हैं केशवानंद भारतीवाद में। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो है इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो वनडे एग्जाम या पीसीएस एग्जाम में सर्वाधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि केशवानंद भारती में कौन सा सिद्धांत दिया गया था। तो इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, और इसी में जो है प्रस्तावना को कहा जाता है प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो इसमें क्या हम संशोधन कर सकते हैं? बिल्कुल हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संशोधन करने पे हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर इसमें कोई मूल ढांचे का पार्ट पाया जाता है तो इसमें हम लोग संशोधन नहीं कर सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं जो केशवानंद भारती है वाद है, ये जो संसद की जो संविधान संशोधन करने की जो असीमित शक्ति है उसको नियंत्रित करता है और जो है इसकी शक्ति को सीमित करता है। तो संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाए? आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। इसके अलावा मिनर्वा विल वाल्स 1980 हो गया, LIC केस और SR मुंबई वाद में जो है इस मूल ढांचे के सिद्धांत को जो है पुनः से रेक्टिफाई किया गया। क्या प्रस्तावना में कभी संशोधन किया गया है? ऐतिहासिक रूप से केवल एक ही बार जो है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, वो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष और एकता अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और जो है अखंडता जैसे शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो संविधान की प्रस्तावना की आलोचना भी की जाती है। आलोचना ये कहा जाता है कि जो प्रस्तावना है सिर्फ जो है कह सकते हैं ये जो है जो संविधान की तस्वीर प्रस्तुत करता है, लेकिन जो है सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का ये कह सकते हो नियंत्रण नहीं लगाता है, या कह सकते हो ये जो है अपनी प्रकृति में जो है ये अप्रवर्तनीय है, मतलब इसे जो है लागू नहीं किया जा सकता है। यानी अगर लागू नहीं होगा तो यानी ये किसी प्रकार से जो है जो हमारे शासन का स्वरूप है उस पर किसी प्रकार का असर नहीं डालता है, यह अपरिवर्तनीय है। दूसरा है आलोचना। आलोचना में कहते हैं दंतविहीन व्याग है। इसका मतलब ये है कि जो इसमें लिखा गया है ना, इसको एक्चुअल में जो है मतलब ये पूरी तरीके से संविधान को दिखाता है कि हमारा संविधान कैसा होगा, लेकिन इसके आधार पर जो है कोई निर्णय या निर्देश नहीं दिया जा सकता है। ये सिर्फ देखने के लिए अच्छी है, मतलब ये कहने का तात्पर्य। अगला है मौलिकता का अभाव है। मतलब ये बोला गया कि ये जो लिया गया है हमारा जो प्रस्तावना बनाई गई है ये हमने खुद से नहीं बनाया है, ये क्या है हमने विदेशी स्रोतों से लिया है, ऐसी आलोचना की जाती है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि विदेशी स्रोत कौन कौन से थे। देखिए USA से क्या लिया है, जो हमारी प्रस्तावना है वो कैसी होगी, इसका स्वरूप किससे लिया गया, हमने USA से लिया है। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया से हमने ये लिया है कि इसकी भाषा शैली कैसी होगी, यानी प्रस्तावना की जो भाषा शैली होगी वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए गई है, और जो प्रस्तावना हमने कहां से लिया है वो लिया हुआ है USA से। तो ये था प्रस्तावना का मोटा मोटा अध्ययन। अब हम लोग देखेंगे प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस। जैसे UPPCS मेंस 2005 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवीं अनुसूची, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो हम देखते हैं जो संविधान की प्रस्तावना है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है। अगला क्वेश्चन MPPCS 2013 में पूछा गया था, भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? हम देखते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। अगला क्वेश्चन था कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। हम देखते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे?
ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। यानी कि जो है शुरुआत में हमारे सामने कौन से शब्द थे, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज शब्द था, बाद में हमने समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द को यहाँ पर जोड़ा था। 2017 के आईएएस प्री में पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, किस स्वतंत्रता के वर्णन की नहीं बात की गई है। विचार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा क्या है कि विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता भी है, विचार की होगी तो विचार प्रकट करने की यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। विश्वास की स्वतंत्रता की बात की गई है। चौथा ऑप्शन दिया गया था आर्थिक स्वतंत्रता, तो यहाँ पर क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि यूपी पीसीएस प्री 2008 में और 2015 में और 2013 में पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो हम देख चुके हैं संविधान की आत्मा कौन कहलाता है, हमारी उद्देशिका या प्रस्तावना कहलाती है। आत्मा किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। क्योंकि जो है अगर किसी भी प्राणी से आत्मा निकाल दी जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, प्राणी मृत हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर संविधान से आत्मा निकाल दी जाए यानी प्रस्तावना को निकाल दिया जाए तो जो है हमारा संविधान भी एक मृत प्राणी के समान ही दिखाई देगा। यानी क्या है कि जो हमारी प्रस्तावना है वो हमारा सारतत्व भी है संविधान का। अगला क्वेश्चन एमपी पीसीएस प्री में पूछा गया था कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? ये कहा था बीआर अंबेडकर ने। तो एक क्वेश्चन और पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? इसमें यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बुम्बई बनाम यूपी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो हम देखते हैं एसआर बुम्बई वाद जो 1994 में हुआ था, इसमें जो है प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग कहा गया था। तो ये थे प्रस्तावना से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। तो आपने प्रस्तावना को भली बात समझ लिया होगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास बेहतर तरीके से समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।